हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इवेंट प्रेडिक्शन के ऊपर थ्रू एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी का नाम सुनते ही आप डर मत जाना, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है जो जिसको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ही सिर्फ नॉलेज है उनके लिए भी है, और एडवांस जिसके पास नॉलेज है उनके लिए भी है ना। तो आज हम ट्रैवलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और पूरा ही एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होगा, और फॉरेन सेटलमेंट का भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिकली हम बहुत आसानी से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन किस टाइम पे ट्रैवल करेगा, एक तो ये। दूसरा ये है कि फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, और ये बहुत सिंपल और बहुत एक लॉजिकल अप्रोच से जाएंगे, है ना। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ट्रैवलिंग कौन सा हाउसेस जो है हमारे कुंडली में रिप्रेजेंट करता है और कैसा टाइप का ट्रैवलिंग, है ना। तो पहला जो ट्रैवलिंग जो हाउस है ट्रैवलिंग का, दैट इज थर्ड हाउस। सेकेंड जो हाउस है दैट इज नाइन्थ हाउस, एंड जो थर्ड हाउस है मतलब जो 3 नंबर घर है जिससे हम ट्रैवल को रिलेट करते हैं, दैट इज ट्वेल्थ हाउस। तो ये 3 हाउसेज हैं कुंडली में जो ट्रैवलिंग करवाता है या फिर ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है ना। अब थर्ड हाउस का जो ट्रैवल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब इसको तो थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल वाला घर है ना, शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस होता क्या है, ध्यान से समझना। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल वो ट्रैवल है जो मतलब ऐसा ट्रैवल जो आप जब करोगे ट्रैवल तो आपको सोचना ना पड़े कि मैं कब घर लौटूंगा, मतलब आपको पता है कि आप लौट पाओगे बहुत इजीली, है ना। ऐसा कोई ट्रैवल, ठीक है, मतलब आपको पता है आप जा रहे हो, मतलब आप लौट के चले आओगे, है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए मतलब। और ये डिस्टेंस के ऊपर मैटर करेगा। अब सिचुएशन कुछ और हो जाए, थोड़ा सा डेंजर वाला सिचुएशन हो, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन डिस्टेंस के अनुसार या फिर टाइमिंग ऑफ द ट्रैवल के अनुसार आपको पता है कि ये इतना डिस्टेंस है, मैं कवर करके बिंदास बहुत इजीली चलाऊंगा घर, है ना, लौट के आ सकता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ ट्रैवल इज नोन एज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, जिसमें आप अपने मानसिक लेवल पे आप जानते हो कि आप लौट सकते हो, है ना, और बहुत इजीली। इट इज़ नॉट लाइक यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टेंशन कि कैसे होगा, कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा लौटना, मतलब ड्यू टू द डिस्टेंस, है ना। तो ऐसा जो है, ऐसे आप थर्ड हाउस को सोच सकते हो कि कैसा ट्रैवल होगा। नाइन्थ हाउस वाला जो ट्रैवल है, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि यार इतना दूर मैं जा रहा हूँ, लौट के आ तो पाऊँगा, इतना टाइम लग जाएगा जाने में। जिस टाइम पे आपको ऐसा कोई ट्रैवल हो जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नाइन्थ हाउस, है ना। नॉर्मली इसको थियोरिटिकली बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जिसमें आपको फील होगा कि यार लौट आ पाऊंगा, इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा जाने आने में। तो ऐसा कोई ट्रैवल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, है ना। अब फॉरेन में आते हैं, मतलब ट्वेल्थ हाउस जो है ये फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। थ्योरी में इसको बोला गया है फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई जगह, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, आई मीन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डिस्टेंस, है ना। बट ये है कि फॉरेन का मतलब ये है कि आप जहाँ पे जा रहे हो उसका, उस जगह के कल्चर, भाषा, एनवायरमेंट, है ना, ट्रेडिशन, एवरीथिंग मतलब कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट न्यू, है ना, पूरा अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसी अगर कोई जगह पे आप ट्रैवल करो, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर ऐसा कोई जगह है आप जहाँ पे पूरा सब कुछ अलग है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बहुत दूर ही होगा, है ना। तो अगर आप कोई कहीं पे आप साउथ नॉर्थ में रहते हो, आप साउथ में जा रहे हो, पूरा कल्चर डिफरेंट है, तो इसका मतलब दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन। तो फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया से बाहर का ही रिप्रेजेंट ये चीज़ कर रहा है। इंडिया में भी अगर ऐसा कोई जगह पे आप जा रहे हो जिसमें पूरा डिफरेंट चीज़ है, मतलब लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट समवेयर, तो वो वाला ट्रैवल जो है वो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्वेल्थ हाउस, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, थियोरेटिकली थर्ड हाउस को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल को इंडिकेट करता है, नाइन्थ हाउस जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को इंडिकेट करता है, एंड ट्वेल्थ हाउस जो है वो फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। एंड इनडायरेक्टली फॉरेन मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, है ना, ये भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेवल ही माना जाएगा। बट कंडीशन क्या है, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, द कल्चर, द ट्रेडिशन, द लैंग्वेज, द ऑरा, एवरीथिंग समवेयर, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी डिफरेंट, है ना। अच्छा, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि थर्ड डिस्टेंस ट्रैवल कौन सा मैं बोलूँगा या फिर कैसा हो सकता है। तो ऐसा फील कर सकते, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया। तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया। नाउ
ये हो गया हाउसेस की बात। अब कौन कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है ट्रैवल? देखिए नॉर्मली जो सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं ट्रैवलिंग के लिए, दीज आर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेपरेटिव प्लैनेट्स फॉर ट्रैवल आर राहु, शनि, केतु एंड सन। ट्रैवलिंग के लिए जो सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं वो राहु, शनि, केतु या फिर सूर्य होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दशा में ये प्लैनेट्स प्रेजेंट होंगे ही, मतलब होंगे ही। विदाउट दिस प्लैनेट्स, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस प्लैनेट्स, ट्रैवलिंग विल नॉट बी दैट मच पॉसिबल। ठीक है, तो आपको दशा में तो पहली बात तो देखना है कि ये प्लैनेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फर्स्ट पॉइंट तो ये होना चाहिए आपका, है ना। अभी अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूं, बहुत सिंपल वे में आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं, तो आप तभी ट्रैवल करोगे जिस टाइम पे जिस प्लैनेट का दशा चल रहा है वो प्लैनेट इनमें से जो हाउसेस हैं इसको रिप्रेजेंट करेगा या फिर एक्टिवेट करेगा अपनी दशा में। दूसरा, उस दशा में ये प्लैनेट जो है इन्वॉल्व होने चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप तभी ट्रैवल करोगे जब आपका ये जो ट्रैवलिंग के हाउसेस हैं ये एक्टिवेटेड होंगे या फिर सिग्निफाइड होंगे बाय द दशा प्लैनेट, और उस पर्टिकुलर दशा में महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा के अंदर राहु, शनि, केतु, सूर्य में से कोई भी प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होना है, तभी आप ट्रैवल कर पाओगे। तो आप जब जब ट्रैवल किए हो, आप अपना कुंडली खोलो, आप देखो जिस टाइम पे आपने पास्ट में ट्रैवल किए हो तो इनमें से कोई ना कोई प्लैनेट उसमें या तो महादशा में या तो अंतर में या तो प्रत्यंतर में आपका ये एक्टिवेटेड होंगे विथ वन और मोर देन वन ऑफ दिस हाउसेस वहाँ पे प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अब इसको करेंगे कैसे? देखिए, नारी एस्ट्रोलॉजी जो है, प्रेडिक्टिव नारी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें सबलॉट का कॉन्सेप्ट आता है। अब सबलॉट क्या है, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, उसके बाद हम जाएंगे इसमें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और कहीं ना कहीं आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ, एक प्लैनेट, ये प्लैनेट है, ये एक राशि में ऑब्वियसली प्लेस्ड रहता है। मतलब हम मानते हैं कि एक पर्टिकुलर जोडियक के और जो है स्पेस में, एक जोडियक साइन के स्पेस में एक प्लैनेट प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं वो प्लैनेट उस जोडियक साइन में है ना। तो मान लीजिए ये जो प्लैनेट है ना, ये एरीज में है ना, एरीज, ध्यान से सुनना, इसमें सबलॉट भी क्लियर हो जाएगा आपको। एरीज में है, ठीक है। अब एरीज में भी नक्षत्र के डिविजन्स होंगे, एक एक राशि को डिवाइड किया जाता है नक्षत्र में टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट इन अ राशि। उस राशि में कौन से एग्जैक्ट, अब राशि तो 30 डिग्री का होता है, बहुत बड़ा स्पेस लेके बैठा होता है, अब उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे है वो प्लैनेट, वो भी तो हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि आपका घर है, आपका घर, मान लीजिए आप किसी को अपना घर का एड्रेस बताओगे तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट को तो बोल देने से वो आपके घर नहीं आ पाएगा ना, है ना। तो मान लो ये राशि जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, आपने बता दिया मेरा घर इस डिस्ट्रिक्ट में है ना। व्हाट इज नक्षत्र? इस डिस्ट्रिक्ट में कौन से टाउन में या फिर कौन से विलेज में आपका घर है, दैट पर्टिकुलर इंडिकेशन या फिर दैट पर्टिकुलर रेफरेंस इज द नक्षत्र। तो इस राशि में फिर से डिविजन्स होते हैं नक्षत्र के, ठीक है। तो यहां पे मैं डिवीजन कर रहा हूं। अब इसमें मान लीजिए ये नक्षत्र अश्विनी है, ये भरणी है, ये नाम दिया गया है नक्षत्र का, और ये कृतिका है। अब ये प्लैनेट आप देख सकते हो कौन सी जगह पे एग्जैक्टली है, भरणी में। तो हमें समझने में थोड़ा सा आसानी हो जा रहा है कि यार एरीज में एक पर्टिकुलर ऐसा जगह पे है ना। ये डिस्ट्रिक्ट, ये आप डिस्ट्रिक्ट में विलेज बोल सकते हो, फिर सिटी बोल सकते हो, जो आपने बताया कि एरीज में भरणी में मैं हूँ अभी, है ना, मेरा घर है, ऐसा प्लैनेट बोल रहा है। अब भरणी आपको समझ में आ गया तो अच्छा, भरणी में, अब भरणी में एग्जैक्टली अभी, और अब एग्जैक्ट विलेज बोल देने से तो नहीं होगा, आपको एक रेफरेंस बोलना चाहिए।
आपको एक रोड या तो रास्ते का नाम बताओ या फिर एक रेफरेंस बोल दो, है ना। जैसे कि मान लो आपने बता दिया कि उस विलेज में एक पर्टिकुलर जगह का नाम बोल दिया, उस जगह पे मेरा घर है ना। तो उस जो जगह का आप नाम बोलोगे एग्जैक्टली जो आपका लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी का आप जो नाम बोलोगे तब वो आपके घर के बहुत क्लोज आ जाएगा, है ना। तो एग्जैक्ट प्लेसमेंट आपका घर का जो है वो उसको समझ में आएगा। तो दैट पर्टिकुलर लोकेशन, जिस लोकेशन का आपने नाम बोला, दैट लोकेशन इज द सबलॉट, है ना। इसका मतलब क्या है, उस पूरा जो विलेज है उसमें भी बहुत सारे लोकेलिटीज में डिवाइडेड है, तो ऐसे ही वो नक्षत्र भी बहुत सारे सबलॉट में डिवाइडेड है ना। तो ये भरणी भी मान के चलो फिर से ऐसे इनइक्वल लोकेलिटीज में डिवाइडेड है। तो ये एक लोकेलिटी है, ये सबलॉट 1, ये सबलॉट 2 है, ये सबलॉट 3 है, सबलॉट 4 है, ऐसे डिवाइडेड है। अब एग्जैक्टली ये प्लैनेट कौन से सबलॉट में है, मान लो इसमें है ना, S3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एग्जैक्टली सबलॉट का कॉन्सेप्ट इसीलिए एक्यूरेट है क्योंकि हम एग्जैक्टली प्लैनेट का राशि में एग्जैक्ट प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट उस राशि में कहां पे एग्जैक्टली है, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलॉट। इसका मतलब सबलॉट इज वेरी स्ट्रांग, है ना। अच्छा, ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, नहीं तो पूरा आगे आने वाले वीडियोस में इसका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट होगा क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब एरीज का एक वो क्या बोलते हैं, लॉर्ड है। एरीज का लॉर्ड कौन है, मार्स है। एरीज का लॉर्ड कौन है, मार्स है, ठीक है। अच्छा, भरणी का लॉर्ड कौन है, अब एक नक्षत्र का भी लॉर्ड होगा, राशि का लॉर्ड है, नक्षत्र का भी लॉर्ड होगा। भरणी का लॉर्ड कौन है, वीनस, है ना। तो भरणी का लॉर्ड हो गया वीनस, ठीक है। अब वीनस में कौन से सब लॉर्ड में है, S3 में। अब S3 मान लो इट इज मून, द सब लॉर्ड इज मून। ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो कोई भी एक प्लैनेट है, मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है, वो हम देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू राशि प्लेसमेंट, लॉर्डशिप, वो लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग मान लो कोई भी हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, मान लो 3rd हाउस, 1st हाउस और 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है ये प्लैनेट। अब ये प्लैनेट के ऊपर नक्षत्र लॉर्ड का भी इन्फ्लुएंस रहेगा, इसका मतलब वो नक्षत्र लॉर्ड का भी हाउसेस एक्टिवेट होंगे, है ना। तो मान लीजिए ये नक्षत्र है, नक्षत्र लॉर्ड है, ये जो हाउस इंडिकेट कर रहा है ये 9th, 2nd, 12th, ठीक है। अब मान लीजिए ये नक्षत्र लॉर्ड जो है, अब इस प्लैनेट के ऊपर सबलॉर्ड का भी एक इन्फ्लुएंस रहेगा। अब सबलॉर्ड जो है मान लीजिए 12th, 4th एंड 6th, ये हाउसेस को इंडिकेट कर रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था, सबलॉर्ड इज मच मोर पावरफुल क्योंकि सबलॉर्ड के ऊपर ही पूरा डिपेंड कर रहा है प्लेसमेंट एक्चुअली, है ना। तो इसका मतलब अब मैंने जो बोला, यहाँ पे आप देखोगे ट्रैवलिंग के केस में 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस अगर एक्टिवेट कर रहा है कोई भी प्लैनेट अप टू द सबलॉर्ड लेवल, इसीलिए मैंने यहाँ ये एक्सप्लेन किया, अप टू द सबलॉर्ड लेवल। इट इज़ नॉट लाइक कि आप सिर्फ प्लैनेटरी जगह पे देख के आप बता देते हो, ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा नक्षत्र भी जाना है, सबलॉर्ड में भी जाना है। तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट द प्रेडिक्शन, है ना, कौन सा हाउस एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में लोग क्या करते हैं, प्लैनेटरी लेवल पे प्रेडिक्शन देके सोच कि इस लॉर्ड का, इस जगह हाउस का लॉर्डशिप लेके बैठा है तो वो हाउस एक्टिवेट करेगा, जहाँ पे बैठा है वो हाउस एक्टिवेट करेगा, बस हो गया, यही हाउस एक्टिवेट होंगे उस प्लैनेट की दिशा में। नहीं, वो प्लीज प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है उसका प्लैनेट के हाउसेस भी एक्टिवेट होंगे। एंड वो सबलॉर्ड, जिस सबलॉर्ड का वो एक्सलॉर्ड से अफेक्टेड हो रहा है, उस सबलॉर्ड का भी हाउसेस एक्टिवेट होंगे। तो ये सबलॉर्ड लेवल पे हम जब देखेंगे तो हमें और भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली चीज़ें नज़र आएगी। तो आप अभी अगर मैं आपको पूछूं कि क्या ये प्लैनेट जो है, इस प्लैनेट की दशा में या फिर ये प्लैनेट ट्रैवलिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर ट्रैवलिंग करवा सकता है, तो आप देखोगे यहाँ पे आप कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 3rd हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ ट्रैवल। 9th हाउस,
दैट इज ऑल्सो द ट्रैवलिंग हाउस 12th हाउस। तो प्लैनेट में 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, नक्षत्र में 9th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अभी सबलॉर्ड में भी अब देखो, सबलॉर्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स वाई अब सबलॉर्ड भी 12th हाउस एक्टिवेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो प्लैनेट है ये स्ट्रांगली इस इवेंट को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये इस प्लैनेट का जब दशा आएगा तो ट्रैवलिंग होगा, लेकिन देयर शुड बी राहु, केतु, शनि और सन इन द दशा। लेट सपोज पी का महादशा है जो मैंने बताया, राहु का अंतरदशा है, और ये मान लो P1 है ना, ये P1 है। अब P1 का जो है ये महादशा है, तो अब ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अब राहु आ गया है ना, और P2 मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब P2 का भी जब मैंने स्क्रिप्ट देखा, ये स्क्रिप्ट है, तो उसमें भी ट्रैवलिंग के हाउसेस एक्टिवेट कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें भी 3rd हाउस 9th हाउस एक्टिवेटेड हो रहे हैं, सब पूरा मिला के, सब लॉर्ड नक्षत्र एंड प्लैनेट। अब राहु भी इंक्लूडेड है। तो ये जो दशा है, ये महा है, ये अंतर है, ये प्रत्यंतर है ना, PD प्रत्यंतर दशा। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर दशा में वो ट्रैवलिंग करेगा। तो ऐसे हम ट्रैवलिंग को प्रेडिक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं, है ना। तो लेट्स ओपन अ चार्ट, है ना। ये प्रैक्टिकल चार्ट है जो मेरे पास कंसल्टेशन आया था, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये है हमारा चार्ट जो मेरे पास कंसल्टेशन आया था। तो डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1974, 1:20 PM हैदराबाद बर्थ है। तो अभी वही पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे और बहुत पिन पॉइंट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो पहला जो है, अभी दशा पहले देखेंगे कि कौन सा करंट दशा चल रहा है। तो अभी आप देखोगे तो जुपिटर का महादशा चल रहा है, ग्रे कलर का थोड़ा सा हाईलाइटेड है। आपका 2013 जनवरी से 2029 जनवरी तक ये चलेगा। तो ऑब्वियसली ये एक लंबा टाइम है, तो इट इज़ वेरी टफ टू पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर इवेंट राइट इन अ पर्टिकुलर मंथ, क्योंकि ये बहुत लंबा साल है। तो इसमें भी और भी हमें थोड़ा सा कंसाइज जाना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए हम अंतरदशा देखेंगे ताकि थोड़ा सा हम साल में लाएंगे। अच्छा, जुपिटर में अभी चल रहा है मून का अंतरदशा, जो कि 2024 मई से 2025 सितंबर के अंदर, मतलब सितंबर में एंड होगा चंद्रमा। तो अभी चंद्रमा का ही अंतर चल रहा है। अब ये तो एक साल है, अब एक साल में किस टाइम पे ट्रैवल करेगा ये भी हमें प्रेडिक्ट करना है। तो हम थोड़ा सा मंथ में जाने की कोशिश करेंगे। तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्यंतर दशा देखेंगे। तो प्रत्यंतर में अभी करंट स्टेज में आप देखोगे ये प्रत्यंतर दशा है। तो अभी करेंटली जो मंथ है दैट इज़ जुलाई। तो जुलाई वेनस में आ रहा है। अब देखो 25 मई टू 10 अगस्त 2025 तक वेनस चलेगा। अब ध्यान से सुनना, अब हमें पहला तो देखना है कि क्या महादशा जुपिटर जो है वो ट्रैवलिंग को सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे चले आते हैं। तो हमारा ट्रैवलिंग का क्या कॉम्बिनेशन है, 3, 9, 12। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइफ इवेंट है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा कलर कोडिंग कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रैवलिंग सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा कलर्ड आ गया, 3, 9, 12 कहाँ पे कैसे कैसे हो, तो हमें दिख रहा है। तो देखिए, अगर जुपिटर में हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे है जुपिटर। तो जुपिटर आप देखोगे ये जो राहु लिखा हुआ है RA, ये नक्षत्र लॉर्ड है ना। जुपिटर राहु के नक्षत्र में बैठा है, और कौन सा सब लॉर्ड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेनस। तो आप अगर देखोगे क्या 3, 9, 12 है, हाँ है। अगर 3, 9, 12 कंप्लीट कॉम्बिनेशन ना भी होता, अगर सिर्फ अकेला 3 भी हो जाता तब भी ट्रैवलिंग इनिशिएट होता, लेकिन 3 है तो थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करता है। लेकिन 3, 9, 12 कंप्लीट कॉम्बिनेशन मतलब इट इज समवेयर रिप्रेजेंटिंग क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, है ना। तो जुपिटर की महादशा में ये जो पूरा साल है, इतना लॉन्ग स्पैन है, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर कुछ ट्रैवल होता है तो इतना शॉर्ट ट्रैवल तो नहीं होगा, ज़्यादातर ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल ही होंगे, ऐसा हमें दिख रहा है। अच्छा, अब अंतर क्या चल रहा है मून का, क्या मून रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवलिंग को। तो यहाँ पे आप देखो मून में 9, 12 है, तो यस, तो इट इज़ एक्टिवेटिंग द हाउसेस ऑफ ट्रैवल। अच्छा, उसके बाद मून में वेनस है, वेनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवल को। तो यहाँ पे आप देखोगे 3, 9, 12, यस, वेनस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द ट्रैवल। लेकिन ट्रैवलिंग तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, राहु केतु शनि एंड सन शुड बी वन ऑफ द एनी प्लैनेट शुड बी देयर इन द दशा।
तो क्या वेनस, मून, जुपिटर में ऐसा कोई प्लैनेट है? नहीं है। तो इसका मतलब वेनस में ट्रैवलिंग उतना ज़्यादा नहीं इंडिकेटेड नहीं है। उसके बाद क्या आ रहा है आप देखो, 10 अगस्त के बाद से ये जो आप देखो 10 अगस्त से सितंबर के बीच में सन का प्रत्यंतर आ रहा है। सन रिप्रेजेंट्स ट्रैवल। क्या सन में कॉम्बिनेशन है ट्रैवलिंग के? 3, 9, 9 कितनी बार है आप देखो, सबलॉर्ड, नक्षत्र, प्लैनेट, तो तीनों में 9 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, इट विल डेफिनेटली गिव ट्रैवल। तो 10 अगस्त के बाद से ये जो क्लाइंट है ये ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये प्रेडिक्शन हमारा हो गया। तो हम ऐसे किसी के, मान लीजिए अगर कोई भी आपके पास आता है तो आप देख लीजिए कि आगे आने वाले दशा में क्या 3, 9, 12 एक्टिवेटेड हो रहे हैं थ्रू प्लैनेट एंड नक्षत्र एंड सबलॉट इन दशाज। एंड उसके साथ साथ हमें ये देखना है क्या राहु, केतु, शनि, सूर्य में से कोई भी प्लैनेट उस दशा में आ रहा है। देन अगर आ रहा है देन, और हाउस रिप्रेजेंट भी कर रहा है ट्रैवलिंग का, तो उस टाइम पे ट्रैवलिंग डेफिनेटली होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, और एक चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आते हैं, ये तो ऐसे हमें प्रेडिक्ट करना है कि अच्छा, और भी आपको आप पूछ सकते हो कि क्या इसके बाद ट्रैवलिंग होगा। देखते हैं। अब चंद्रमा सूर्य में एंड हो जाएगा तो सूर्य में ट्रैवल हो जाएगा। अब उसके बाद मार्स में आ जाता है, अंतर्दशा चेंज हो रहा है। तो मार्स में आप देखोगे, मार्स में तो ट्रैवल नहीं होगा, है ना। प्रत्यंतर कौन सा आ रहा है? मार्स में तो राहु, केतु, शनि, सूर्य में से कोई नहीं है। उसके बाद राहु आ रहा है। तो उसके बाद कौन सा टाइम पे ट्रैवल हो सकता है? 2025 सितंबर से नवंबर के बीच में इनका ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि राहु आ गया। राहु क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3, 9, 9, 9, ठीक है। ये देखो 3 बार 9 है और थर्ड हाउस भी रिप्रेजेंटेड हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पे भी उनका ट्रैवल होगा फिर से आफ्टर सितंबर, ठीक है, आफ्टर 23 ऑफ सितंबर, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक मैं यूनिक आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर आप इनका पूरा स्क्रिप्ट को देखोगे, हर एक प्लैनेट का, केतु, वेनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, तो सारे प्लैनेट्स में आप यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को थोड़ा सा आप इग्नोर करो, 9 प्लैनेट्स को सिर्फ आप फोकस करो। आप देखो कितने सारे 3, 9, 12, बहुत सारे 3, 9, 12 दिखा रहे हैं, इंडिकेट हो रहे हैं प्लैनेट्स नक्षत्र सब लॉर्ड लेवल पे। और आप देखोगे हाउस रिपीटेशन, अगर आप देखोगे यहाँ पे हाउस फ्रीक्वेंसीज कितनी बार रिपीटेड हुए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 9th हाउस 17 टाइम्स रिपीट हुए, 12th हाउस 11 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हो 9th एंड 12th कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या फिर थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे? तो यहाँ से एक इंडिकेशन आ रहा है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इनके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में ज़्यादा होंगे। और 12th हाउस इतनी बार जो है 11 टाइम्स, इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, ये बहुत ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी। तो 12th हाउस ज़्यादा हो रहा है। और हर एक कॉम्बिनेशन में 3, 9, 12 बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। केतु में 3, 9, 12 कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, वेनस 3, 9, 12 कंप्लीट है ना। उसके बाद आप देखो जुपिटर में 3, 9, 12 कंप्लीट है। उसके बाद मरकरी में 3, 9, 12 कंप्लीट है। तो 4 प्लैनेट ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट 4 प्लैनेट आपको 3, 9, 12 कंप्लीट कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ फॉरेन सेटलमेंट, है ना। अगर आप देख रहे हो कोई भी चार्ट में, या आप लगा के देख लेना, एक्यूरेट आएंगे आंसर। अगर कोई भी स्क्रिप्ट में कोई भी चार्ट आप खोल रहे हो और आपको ऐसे स्क्रिप्ट दिखा रहा है, आप देख पा रहे हो जिसमें 3, 9, 12 कंप्लीट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं बार बार फ्रीक्वेंटली इतने सारे प्लैनेट्स में, तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड हाई चांस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। तो ऐसे हम नारी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में ट्रैवलिंग को जो है देखते हैं, और फॉरेन सेटलमेंट का भी एक आइडिया हमें लग जाता है। अभी इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पराशरी ज्योतिष से कंफर्म करने की कोशिश करें, या फिर एक आइडिया लेने की कोशिश करें, उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन पराशरी ज्योतिष क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, इसीलिए नारी प्रेडिक्टिव इज़ अ वेरी स्नैपशॉट, इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्नैपशॉट प्रेडिक्शन एंड वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, पिन पॉइंट प्रेडिक्शन। अब इसको थोड़ा सा मैं लगन चार्ट से देखूँ, ये लगन चार्ट है। तो लगन चार्ट के अनुसार नॉर्मली अगर थ्योरी में बता दूँ तो 4th हाउस में मैलेफिक होने चाहिए, राहु, केतु, शनि जैसे प्लैनेट्स होने चाहिए, या फिर कोई जैसे दोष, जो सो कॉल्ड दोषेस जो बोलते हैं, ऐसा कोई दोष होना चाहिए इसके साथ। या फिर एक तो ये होना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस आपका
रहने का या फिर आपका होम टाउन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो होम टाउन की जगह पे आप होम टाउन से दूर जा रहे हो, इसका मतलब होम टाउन आपसे डिटैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं होम टाउन में कुछ नेगेटिविटीज होना है, नेगेटिविटीज का इंडिकेशन होना है। तो मैलेफिक्स, हार्डकोर मैलेफिक्स, राहु केतु शनि जो हार्डकोर मैलेफिक्स है उसका उनका अगर प्लेसमेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं होम टाउन से आपको दूर भेजने का एक इंडिकेशन रहता है। उसके साथ आप देखोगे 3, 9, 12th हाउस, ये 3 हाउसेज में अगर राहु केतु शनि का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कंजंक्शन से हो, एस्पेक्टल हो या फिर प्लेसमेंट से हो, तो ये इंडिकेशन को और भी इंटेंसिफाई करता है। और तीसरा, आपका अगर लग्नेश डायरेक्टली 12th से के साथ कनेक्शन बना ले तो ये चीज़ और भी कंफर्म कर देता है कि आपका फॉरेन सेटलमेंट ही होना है। तो अगर आप इस लगन चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जस्ट लुक एट इट। शनि इन द 4th हाउस, फर्स्ट पॉइंट, केतु इन द 3rd हाउस, राहु इन द 9th हाउस, लग्नेश इन द 12th। आपका आप देख पा रहे हो मीन राशि का लग्नेश कौन है, जुपिटर इन द 12th। तो आप प्रोमिनेंटली देख पा रहे हो कितना हाई चांस है कि ये जो क्लाइंट है ये फॉरेन में ही रहता है या फिर फॉरेन सेटलमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। सो इट मीन्स, अच्छा और एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो कि 10th हाउस लॉर्ड भी जुपिटर है जो कि 12th में चला गया है। तो कर्म के सिलसिले में ऐसा भी इंडिकेशन आ रहा है कि बिकॉज ऑफ प्रोफेशन कि ये बाहर जो है जाके नौकरी या फिर कोई भी प्रोफेशन ये कर रहे हैं, ये भी एक हल्का सा हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कैसे आपको मतलब आप एक बहुत एक्यूरेटली फॉरेन सेटलमेंट का या फिर फॉरेन ट्रैवल का या फिर कोई भी ट्रैवल का पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप अपने चार्ट में डायरेक्टली इस चीज़ को लगाओ, आपको डेफिनेटली प्रेडिक्शन मैच करते हुए दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को आप मोबाइल पे भी देख सकते हो, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन है। आई एम नॉट प्रमोटिंग द एप्लीकेशन बट आई एम टेलिंग कि एस्ट्रोसेज है ना, आपको पता होगा। एस्ट्रोसेज में केपी वाले सेक्शन में अगर आप जाते हो, केपी में उसमें एक नक्षत्र नारी करके एक सेक्शन आता है, उस सेक्शन में जाके आपको प्लानिटरी ऐसे ही स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि कौन सा प्लैनेट कैसे हाउसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है,